अपन स्टार्ट करते हैं बच्चों प्रॉपर्टीज ऑफ H2O2। यहां तक मैंने एक्सप्लेन कर दिया था आपको सारा कुछ, ये सारी चीजें मैं बता चुका हूं आपको, सारा कुछ बताया था बच्चों आप लोगों को। बोलो। चलिए अब मैं प्रॉपर्टीज की बात करूंगा H2O2 की। तो सुनो बच्चों, H2O2 की, तो H2O2 में क्या होता है सुनिए, इसका कोई कलर नहीं है, ठीक है ना, कोई इसकी स्पेसिफिक ऑर्डर नहीं है, कोई इसकी स्पेसिफिक ऑर्डर नहीं होती है। लेकिन जब अपन इसको टेस्ट करते हैं ना, तो ये बीटर होता है। बीटर समझ गए, कड़वा सा लगेगा आपको, ठीक है। अच्छा ये जो है वो वाटर में सोल्यूबल है, एल्कोहल में सोल्यूबल है, ईथर में सोल्यूबल है। क्यों सोल्यूबल है, थोड़ा चेक करो। देखो H2O2 का फॉर्मूला नीचे दिख रहा है आपको, दिख रहा है। मुझे एक बात बताओ बच्चों, क्या H2O2 का मॉलिक्यूल वाटर के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकता है क्या बच्चों, बताओ। बना सकता है ना। ये देखो ये बच्चों हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना रहा है। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग के कारण ये सॉल्यूबल हो रहा है बच्चों, हो रहा है। लाइकवाइज अगर मैं इसकी बात करता कि ये एल्कोहल में क्यों सॉल्यूबल है, तो देखो बच्चों सुनो, एल्कोहल में रीजन क्या है, देखिए बच्चों, ये एल्कोहल के साथ भी क्या कर सकता है, हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकता है। तो समझ में आ गया बच्चों, ये आपका एल्कोहल इसी तरह से ईथर के साथ भी बना लेगा ये, इसी तरह बच्चों ईथर के साथ भी ये हाइड्रोजन बना लेता है, ठीक है। तो समझ में आ गया बच्चों ये क्यों सोल्यूबल है। अब देखो बच्चों, अगर प्योर O2 अगर हमारे स्किन के कांटेक्ट में आ जाए, है ना, स्किन के ऊपर अगर मान लो ये आपकी ड्रॉप हो जाए, है ना, तो ये ब्लिस्टर्स क्रिएट कर देती है, फफोले हो जाते हैं, फफोले समझते हो बच्चों, है ना। तो ये डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं आनी चाहिए स्किन के, ठीक है। अच्छा अब देखो बच्चों सुनो, ये एक माइल्ड डिसइंफेक्टेंट है। डिसइंफेक्टेंट समझते हैं बच्चों, डिसइंफेक्टेंट एंड एंटीसेप्टिक। देखो डिसइंफेक्टेंट का मतलब होता है कि जो आपके माइक्रोब्स होते हैं, है ना, जो माइक्रोब्स होते हैं, है ना, उन पे क्या करता है ये, अटैक कर सकता है। अब मतलब आप उनको लगाओगे किसके ऊपर, इन एनिमेट ऑब्जेक्ट के ऊपर। किस ऑब्जेक्ट के ऊपर लगाओगे, इन एनिमेट ऑब्जेक्ट के ऊपर। और एंटीसेप्टिक का मतलब किस, लाइव टिश्यू के ऊपर। समझ में आ गया। अगर हम हमारी बॉडी के ऊपर लगा रहे तो वो एंटीसेप्टिक है। और मान लीजिए आपने किसी वॉल पे लगाया, किसी बिल्डिंग के अंदर इसका यूज किया, वो डिसइंफेक्टेंट हो गया। ये कीटोन के अंदर भी सोल्यूबल हो जाएगा वैभव, क्योंकि ये कीटोन के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकता है ना, ठीक है। चलिए बच्चों आगे देखो सुनो, नेक्स्ट है 30% H2O2 सॉल्यूशन। इसको बच्चों पर हाइड्रोल बोलते हैं, और इसका यूज मार्केट में किस नाम पे होता है, एज एंटीसेप्टिक इसको यूज किया जाता है, ठीक है ना। इसका यूज किया जाता है बच्चों एंटीसेप्टिक के तौर पर। नेक्स्ट देखिए बच्चों सुनिए, नेक्स्ट अगर मैं एक चीज आपको और बताऊं, देखिए H2O2 जो है ना बच्चों, इसका अपन क्या करते हैं, इसका अपन करते हैं बच्चों, बेटा मैं जो स्किन पे जो बता रहा हूं वो प्योर H2O2 की बात कर रहा हूं। अरे प्योर H2O2 की बात कर रहे हैं अपन, उसको डाइल्यूट सॉल्यूशन तो काम ले सकते हैं ना। मैंने जो बोला वो प्योर का बोला है, 100% का, डाइल्यूट कर दो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है ना। चलिए फिर देखो बच्चों, इसका ब्लीचिंग एजेंट के तौर पे भी यूज किया जाता है। ब्लीचिंग एजेंट समझते हैं, हेयर ब्लीचिंग एजेंट। आपके हेयर का जो कलर है वो जैसे ब्लैक कलर है, आपने देखा होगा कई बच्चे उसको ब्राउन करवा देते हैं, कोई रेड करवा देता है, ब्लीचिंग करवाते हैं, है ना। तो ब्लीचिंग एजेंट के तौर पे भी इसका यूज किया जाता है। ये ब्लीचिंग एजेंट के तौर पे क्यों यूज किया जाता है, क्योंकि H2O2 क्या करता है बच्चों पता है क्या, H2O2 नेसेंट ऑक्सीजन रिलीज करता है बच्चों, डिकम्पोज हो गया, नेसेंट ऑक्सीजन रिलीज की। और ये नेसेंट ऑक्सीजन क्या कर सकती है,
ये नेसेंट ऑक्सीजन जो कलर्ड ऑब्जेक्ट है उसका कलर को क्या कर देगी, वो हटा देती है, ठीक है ना। ये जैसे मान लीजिए ब्लीचिंग एजेंट के तौर पे बात करें तो क्या होगा, कलर्ड ऑब्जेक्ट है, ठीक है, उसके साथ उसने कंबाइंड किया और फिर वो कलर लेस कर देता है। तो बताओ H2O2 की जो ब्लीचिंग एक्शन है वो किस प्रोसेस के थ्रू हुआ, H2O2 का जो ब्लीचिंग एक्शन है वो किस प्रोसेस के थ्रू हुआ, ऑक्सीडेशन या रिडक्शन, बताओ बच्चों, ऑक्सीडेशन या रिडक्शन। देखो बच्चों नेसेंट ऑक्सीजन रिलीज हुआ ना, नेसेंट ऑक्सीजन अटैच हो रहा है बच्चों, बोलो। तो ये नेसेंट ऑक्सीजन किसी भी कलर्ड कंपाउंड में जाके जब कंपाउंड होगी तो उस कलर्ड कंपाउंड का क्या हुआ, ऑक्सीडेशन हुआ कि नहीं हुआ। तो इसने कलर्ड कंपाउंड का क्या किया, ऑक्सीडेशन किया, बच्चों पता है ना, कलर्ड कंपाउंड का क्या किया इसने, ऑक्सीडेशन। देखो आपके सिलेबस में बहुत सारे ब्लीचिंग एजेंट हैं, सबका ब्लीचिंग एक्शन ऑक्सीडेशन के कारण है, सिर्फ एक को छोड़ दो तो आप SO2 को छोड़ के, बाकी ऐसा कोई ब्लीचिंग एजेंट नहीं है जिसका ब्लीचिंग एक्शन रिडक्शन के कारण हो, ऑक्सीडेशन हमारा। ये देखो इसने खुद ने क्या दिया है, ऑक्सीजन दी है, तो इसने दूसरों का क्या किया है, ऑक्सीडेशन किया है ना। अरे दूसरों का क्या किया इसने, बोलो, ऑक्सीडेशन किया है। फिर देखिए बच्चों नेक्स्ट, H2O2 का यूज अपन क्या करते हैं बच्चों, जो रॉकेट होती है ना, रॉकेट प्रोपेलेंट के तौर पे, रॉकेट समझते हैं बच्चों, रॉकेट को आपको मान लीजिए सेंड करना है स्पेस के अंदर, तो उसको एनर्जी चाहिए, तो एनर्जी चाहिए तो उसमें हमें जो फ्यूल है उसका ऑक्सीडेशन करना पड़ेगा। फ्यूल के ऑक्सीडेशन के लिए हम वहां पर H2O2 का यूज करते हैं, ठीक है ना। तो आपको इतना ध्यान रखना, अभी मैकेनिज्म और तो जो है वो सारी आप फिजिक्स में पढ़ते हो, ठीक है। अच्छा, इसका यूज अपन बच्चों साइनाइड के ऑक्सीडेशन में भी करते हैं, साइनाइड समझते हो क्या, साइनाइड समझते हो बच्चों, बहुत ही टॉक्सिक कंपाउंड होते हैं, है ना, उनके ऑक्सीडेशन में ये काम आता है, क्या काम आता है इनके, ऑक्सीडेशन में, ठीक है। फिर देखो बच्चों नेक्स्ट, एक ग्रीन केमिस्ट्री आपको पता होगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट ब्रांच है अपनी केमिस्ट्री के अंदर, ग्रीन केमिस्ट्री, ठीक है। तो ग्रीन केमिस्ट्री बच्चों क्या रोल प्ले करती है, पोल्यूशन कंट्रोल में रोल प्ले करती है, ठीक है। तो आपने देखा होगा कि हमारे घरों से, है ना, डोमेस्टिक और इंडस्ट्री से बहुत सारे टॉक्सिक कंपाउंड्स निकलते हैं ना बच्चों। अरे इंडस्ट्री से तो बहुत सारे टॉक्सिक कंपाउंड्स निकलते हैं, तो उनको ट्रीटमेंट किया जाता है H2O2 से, और उनको नॉन टॉक्सिक कंपाउंड में कन्वर्ट किया जाता है बाय द यूज ऑफ H2O2। अरे जानते हो बच्चों इंडस्ट्री से बहुत सारे टॉक्सिक कंपाउंड्स निकलते हैं, ठीक है। अब देखो बच्चों सुनो, H2O2 है ना बच्चों, ये काफी अनस्टेबल कंपाउंड है ना, H2O2 जो है वो काफी अनस्टेबल कंपाउंड है, ठीक है। ये बहुत जल्दी डिकम्पोज हो जाता है ना, बहुत जल्दी डिकम्पोज हो जाएगा लाइट की प्रेजेंस में, लाइक टेम्परेचर की प्रेजेंस में, ठीक है ना। तो हमें क्या करना पड़ता है बच्चों, इसे हमेशा क्या करना पड़ता है, डार्क कलर की बोतल में इसको रखना पड़ता है, और हमेशा कहाँ रखना पड़ता है इसको, कूल प्लेस में, ठंडी जगह पर रखना पड़ता है ना। समझ में आ गया बच्चों। आप कई बार मेडिसिन लेके आते हो तो उसमें लिखा होता है ना कि इनको आप क्या करें, कूल प्लेस में रखें, लो टेम्परेचर पर रखें, लिखा होता है ना बच्चों, है ना, डायरेक्ट सनलाइट के कांटेक्ट में ना रखें, देखा होगा आप लोगों ने ये चीज, है ना, स्टोर इन कूल प्लेस लिखा होता है ना, तो वही H2O2 है बच्चों। हाँ जी, चलिए बच्चों आगे देखो बेटा सुनो, आपको पता है क्या बच्चों, ग्लास क्या होता है, ग्लास जानते हो, ग्लास होते हैं बच्चों सिलिकेट्स, सिलिकेट समझते हैं, सिलिकेट समझते हैं बच्चों, पढ़ेंगे अपन अभी नेक्स्ट चैप्टर में पी ब्लॉक के अंदर, है ना। जैसे मैंने आपको अभी थोड़े दिन पहले शायद बताया होगा, सिलिकेट्स, जैसे ये सिलिकेट है देखो बच्चों, Na2SiO3, है ना, CaSiO3, एग्जैक्टली जो हम कांच यूज लेते हैं ना, कांच के अंदर ये चीजें होती हैं, सिलिकेट्स होता है या सिलिका होती है, कांच के अंदर क्या क्या होता है, सिलिका या सिलिकेट्स होते हैं, ठीक है ना। अब क्या होता है, मान लो अगर मेटल है ना, तो जैसे ही हमारी H2O2 अगर ग्लास के कांटेक्ट में आई या मेटल के कांटेक्ट में आई, तो वो बहुत जल्दी क्या हो जाती है बच्चों, डिकम्पोज हो जाएगी, टूट जाएगी, है ना,
वो डिकम्पोज होके वाटर में कन्वर्ट हो जाएगी। कहाँ कहाँ पे बच्चों, मैंने क्या क्या बोला, ग्लास या मेटल। तो बच्चों क्या अपन इसको ग्लास की बोतल में रख सकते हैं? क्या H2O2 को ग्लास की बोतल में रखना चाहिए? फिर नहीं रखना चाहिए ना। इसको हमें किसकी बोतल में रखना चाहिए? इसको हमें बच्चों प्लास्टिक की बोतल्स में रखना चाहिए, ठीक है ना। प्लास्टिक की बोतल्स में रखते हैं, ठीक है ना, क्योंकि वो क्या करते हैं, इसके डिकम्पोजिशन को एनहांस करते हैं, इंक्रीज करते हैं। अच्छा, फिर क्या करते हैं बच्चों, उसमें कुछ अपन है ना, कुछ ऐसे कंपाउंड्स ऐड करते हैं जो उनकी एसिडिटी को बढ़ाते हैं, जैसे ग्लिसरॉल है, यूरिया है, एसिटेनिलाइड है, ठीक है ना। ये कंपाउंड क्या करते हैं बच्चों, एज नेगेटिव कैटलिस्ट का काम करते हैं। नेगेटिव कैटलिस्ट का मतलब समझ गए? देखो, एक तो होता है पॉजिटिव कैटलिस्ट, ठीक है। तो पॉजिटिव कैटलिस्ट तो क्या करता, बताओ, इसके डिकम्पोजिशन की रेट को बढ़ाता। क्या करता है बच्चों, रेट ऑफ डिकम्पोजिशन को बढ़ा देता। ये तो पॉजिटिव कैटलिस्ट होता। और जो नेगेटिव कैटलिस्ट है वो रेट ऑफ डिकम्पोजिशन को, रेट को क्या कर देगा, घटा देगा, ठीक है ना, ताकि डिकम्पोज होना बंद हो जाए। ये समझ आ गया बच्चों? तो हमें हमेशा H2O2 को कौन सी बोतल में रखना चाहिए बच्चों? H2O2 को कौन सी बोतल में रखना चाहिए? प्लास्टिक की बोतल में रखना चाहिए, ध्यान रखना, ठीक है। ठीक है, डायरेक्ट सनलाइट के कांटेक्ट में नहीं रखना है, मेटल की बोतल में नहीं रखना है, ग्लास की बोतल में नहीं रखना है, और कुछ स्टेबलाइजिंग फैक्टर भी उसमें ऐड करने होते हैं, ठीक है बच्चों। अब देखो बेटा, नेक्स्ट ये कहता है बच्चों, ये है एक वीक डाई बेसिक एसिड। क्या बोल रहा है? वीक डाई बेसिक एसिड। बच्चों ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। डाई बेसिक एसिड का मतलब समझते हो बच्चों? इसका मतलब ये कितने H दे सकता है? 2H प्लस दे सकता है, ठीक है ना। कितने H प्लस दे सकता है बच्चों? ये 2H प्लस प्रोवाइड कर सकता है। अब देखो इसकी रिएक्शन समझाता हूँ H2O2 की NaOH के साथ। H2O2 2H दे सकता है ना। तो देखो बच्चों, सबसे पहले ये मिल गया, देखो मुझे NaHO2, समझ में आया? ये मैंने क्या कर दिया, देखो बच्चों, यहां से मैंने एक H हटाया और यहां से मैंने एक OH हटाया, हटा दिया, तो वाटर बन गया कि नहीं बन गया? बोलो बच्चों, वाटर बन गया। अच्छा, नेक्स्ट स्टेप में फिर क्या हुआ, फिर NaOH के साथ रिएक्शन हुई, ये OH फिर आया, इधर से H और ये निकल गया। अब क्या मिल गया बच्चों? Na2O2। ये बात समझ में आई? बोलो। चलिए, अब आओ बच्चों, देखो ये इतना ज्यादा अनस्टेबल है कि अपने बॉइलिंग पॉइंट तक तो पहुंच ही नहीं पाता बच्चों। अपने बॉइलिंग पॉइंट तक तो पहुंचने से पहले ये क्या हो जाता है, डिकम्पोज हो जाएगा, ठीक है ना। ये क्या हो जाएगा? अच्छा, ये सब पता है ना, इसका रीजन पर आपको पता होगा। होता क्या बच्चों, H2O2 की स्ट्रक्चर में आप जानते होंगे, देखो ये इस तरह की स्ट्रक्चर होती है, ठीक है ना। तो यहाँ क्या होता है बच्चों, ये जो ऑक्सीजन है ना, इनके ऊपर क्या होता है बच्चों, ये लोन पे रिपल्शन बहुत ज्यादा खतरनाक होता है। इस कारण क्या होता है, ये बॉन्ड वीक होता है और बहुत जल्दी टूट जाता है ये, है ना। समझ में आ रहा है क्या बच्चों? देखो मैंने क्या बोला, वापस सुनो। H2O2 अपने बॉइलिंग पॉइंट पर तो पहुंचते नहीं है, उससे पहले डिकम्पोज हो जाएगा, ठीक है ना। तो भैया अब मुझे बताओ कि अगर हमें H2O2 को प्यूरिफाई करना है तो फिर क्या करें? हमें इसका बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज करना पड़ेगा ना। अरे बोलो बच्चों, बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज करना पड़ेगा ना। बॉइलिंग पॉइंट कैसे डिक्रीज कर सकते हैं बच्चों, बताओ। बॉइलिंग पॉइंट कैसे डिक्रीज कर सकते हैं? जैसे देखो सुनो, आपने अभी सुना होगा ना, इस बार कोरोना के टाइम में गवर्नमेंट बोल दी कि जिसके 26% मार्क्स आएंगे उसको हम पास कर देंगे, ऐसा बोला है ना साहब? बोलो बच्चों, इस टाइम इस बार इन्होंने बोला, जनरल तो 33% होते हैं, इस बार बोले 26% पर अपन क्या कर देंगे, पास कर देंगे ना बच्चों। तो अब देखो बच्चों, बॉइलिंग पॉइंट का सीधा सीधा कनेक्शन होता है एक्सटर्नल प्रेशर से। हम क्या करते हैं बच्चों, बताओ, एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितना होता है? एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितना होता है बच्चों, पता है क्या? 1 atm, ठीक है ना। हम जब किसी लिक्विड को हीट करते हैं, हम जब किसी लिक्विड को हीट करते हैं तो उसकी क्या बनती है बच्चों? लिक्विड को हीट करने पर क्या बनती है? वेपर बनती है। उस वेपर का प्रेशर, उस वेपर का प्रेशर जैसे ही बाहर वाले प्रेशर यानी 1 atm के बराबर हो जाए तो वो लिक्विड बॉईल करने लग जाता है। ऐसा मैंने आपको केमिकल इक्विलिब्रियम में एक्सप्लेन किया था, याद करो। ऐसा एक ग्राफ बनाया था, अगर आपको याद हो तो।
इस तरह का एक ग्राफ बनाया था बच्चों। देखो मान लो ये 1 ATM है, ये मैंने बोल दिया कि यहाँ पर ये 1 ATM है, इधर हमने ले लिया टेम्परेचर, ये 1 ATM की लाइन है बच्चों, ठीक है। हीट करते करते ये जैसे ही यहाँ पहुंच गया बच्चों, ये आ गया इसका। भी हमें किस लाइन को क्रॉस करना है? 1 ATM की हमें पास होना होता पहले, तो हमें कौन सी लाइन को क्रॉस करना पड़ता था बच्चों? 33 करना पड़ता था क्या? अरे बोलो बच्चों, अभी बॉइलिंग पॉइंट ये आया ना, अरे समझ में आ रही? अब मान लो मैं कहता हूं कि नहीं भैया पासिंग मार्क्स मैं तो यहाँ कर देता हूं, मतलब अब मुझे तो इस लाइन को क्रॉस करना है ना, इस लाइन को तो मैं बड़ा इजीली क्रॉस कर सकता हूं, नहीं कर सकता? इस लाइन को मैं इजीली क्रॉस कर सकता हूं, बोलो समझ में आ गया? तो ध्यान रखना, जब भी H2O2 का प्यूरिफिकेशन करना है आपको, तो क्या करोगे आप उसका बॉइलिंग पॉइंट कम करोगे। बॉइलिंग पॉइंट कम कैसे कर सकते हो? बॉइलिंग पॉइंट कैसे कम कर सकते हो बच्चों? एक्सटर्नल प्रेशर को रिड्यूस करके, यानी प्रेशर को आपने क्या कर दिया? रिड्यूस कर दिया। ये बच्चों वैसे अपन एक टॉपिक आएगा प्यूरिफिकेशन, उसमें मैं आपको सारा एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है ना? अपन पढ़ेंगे ऑर्गेनिक के अंदर प्यूरिफिकेशन वाले कंसेप्ट, ठीक है ना? अच्छा, अब आओ देखो बच्चों, बॉइलिंग पॉइंट ऑर्डर की बात करें तो बच्चों पता है क्या? H2O2 का बॉइलिंग पॉइंट होता है 150 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। T2O का याद है? T2O का याद है बच्चों? वेरी गुड, 101.3 डिग्री सेल्सियस, और H2O का था 100 डिग्री सेल्सियस। आ रहा बच्चों? इसका मतलब H2O2 का बच्चों काफी ज्यादा आ रहा है ना, रीजन बता सकते हो? H2O2 का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा क्यों आ रहा है वाटर से, कौन बताएगा? बोलो भाई। वेरी गुड। देखो बच्चों, H2O2 का वाटर से इसलिए ज्यादा आता है क्योंकि ये हाइड्रोजन बॉन्ड ज्यादा बनाता है, ये हाइड्रोजन बॉन्ड ज्यादा बनाता है। कैसे? देखो बच्चों, ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग आपने पढ़ी थी वाटर के अंदर, देखिए ध्यान दीजिए क्या है। वाटर के अंदर आपने देखा था बच्चों, देखिए दो तो हाइड्रोजन है, दो लोन पेयर है, ठीक है, दो हाइड्रोजन और दो लोन पेयर। और H2O2 के अंदर क्या है? देखो हर ऑक्सीजन पर दो लोन पेयर, ठीक है। तो देखो क्या हो गया, चार तो हाइड्रोजन और चार ही लोन पेयर। तो अपन कह सकते हैं कि यहाँ क्या होगी, बोलो? मोर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, है ना बच्चों? हाइड्रोजन बॉन्डिंग कहाँ ज्यादा हो रही है? देखो बच्चों H2O2 में, सॉरी चार लिख दिया क्या मैंने हाइड्रोजन, एक मिनट सॉरी। देखो दो तो हाइड्रोजन और चार लोन पे, टोटल 6 सेंटर हो गए ना। और H2O2 में दो हाइड्रोजन और दो लोन पेयर, तो चार ही सेंटर हुए। तो समझ में आ गया बच्चों? तो देखो अपन क्या बोलेंगे, H2O2 तो मोर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। बोलो बच्चों क्लियर है क्या? अब देखो बेटा, फ्रीजिंग पॉइंट या मेल्टिंग पॉइंट की बात करें तो आपको पता है बच्चों, वाटर का ज्यादा है बच्चों। इसको कैसे एक्सप्लेन करेंगे बताओ बच्चों, कौन समझाएगा? H2O2 और वाटर में से फ्रीजिंग पॉइंट वाटर का ज्यादा है। बच्चों एक चीज बताओ मेरे को, अगर मैं आपसे पूछूं कौन सी स्ट्रक्चर सिमेट्रिकल है, थोड़ा सा बताइए मुझे आप। देखो ये वाटर है बच्चों और ये आपकी H2O2 है, ठीक है। कौन सी स्ट्रक्चर सिमेट्रिकल है, आप बताइए बच्चों। अगर अपन उसको काटे तो एकदम आमने सामने बराबर ग्रुप आ जाए, बोलो बच्चों क्या काटने पर आमने सामने बराबर ग्रुप आ रहे हैं क्या? किसमें आ रहे हैं बच्चों? वाटर के अंदर आते हैं, आपको पता है क्या? तो हमेशा क्या होता है बच्चों, जो स्ट्रक्चर सिमेट्रिकल होती है ना, जो स्ट्रक्चर सिमेट्रिकल होती है उसकी पैकिंग भी अच्छी होती है, पता है क्या? सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर की पैकिंग बहुत अच्छी होती है ना? और जितनी पैकिंग अच्छी होगी उसका मेल्टिंग पॉइंट भी क्या आएगा बच्चों, ज्यादा आएगा, ठीक है।
अच्छा, इसकी मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर याद है क्या आपको? इसकी मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर होती है बच्चों ओपन बुक लाइक। ये आप लोगों ने ऐसा देखो, हमने एक बुक बनाई थी, याद कीजिए, ऐसा बनाया था। ये इस तरह से हमने क्या किया था, एक ऐसी बुक बनाई थी। बनाई थी बच्चों। अब देखो, इसमें क्या किया हम लोगों ने, ये ऑक्सीजन, ये ऑक्सीजन है, ठीक है, ये एच, ये एच, ये आई थिंक मैं आपको पहले ही बता चुका हूं। अब देखो बच्चों, जैसे ये कॉपी का एक फर्स्ट पेज हो गया, ये कॉपी का सेकंड पेज हो गया, ये दो प्लेन हो गए बच्चों, हो गए, दो प्लेन हो गए क्या? ठीक है। इन दो प्लेन के बीच में जो एंगल होता है, देखो, ये जो दो आपके पेज हैं, समझ में आ गया बच्चों? इस एंगल को ही अपन क्या बोलते हैं, डाईहेड्रल एंगल। मेरी बात आप समझ पा रहे हैं क्या? बोलो बच्चों, डाईहेड्रल एंगल किसको बोल रहे हैं, समझ पा रहे हो क्या? डाईहेड्रल एंगल का मतलब हो गया एंगल बिटवीन टू प्लेन। आपकी कॉपी ऐसे, कॉपी आप आराम से खोल के देखोगे तो इस पेज और इस पेज के बीच में है ना, ये जैसे सपोज आपकी कॉपी है इस तरह से, तो इन दोनों के बीच में जो यहाँ जो एंगल है उसको अपन डाईहेड्रल एंगल बोलते हैं। आगे क्या समझ में बच्चों? बोलो, ये बात आपके दिमाग में बैठ गई है ना? डाईहेड्रल एंगल का मतलब क्या हो गया, एंगल बिटवीन टू प्लेन, ठीक है ना? ये क्या है, एंगल बिटवीन टू प्लेन्स। अब देखो बच्चों, अगर आप गैसियस फेज में बात करो ना, तो वो होती है 111.5, और जैसे ही आप सॉलिड फेज में जाते हो तो ये एंगल कम हो गया बच्चों। ऐसा क्यों, कौन बताएगा? ऐसा क्यों हुआ बच्चों, बताओ। देखो बच्चों, जैसे जैसे सॉलिड फेज में जाओगे, पास पास आएंगे मॉलिक्यूल, पास पास आएंगे मॉलिक्यूल, जब पास पास आएंगे तो आप मुझे बताओ, कंप्रेशन वैसे ही होता है? जब पास पास आए तो कंप्रेशन वैसे ही होता है क्या? बोलो बच्चों। अब मॉलिक्यूल पास पास होंगे तो हाइड्रोजन बॉन्ड की स्ट्रेंथ बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी? हाइड्रोजन बॉन्ड की स्ट्रेंथ बढ़ेगी, हाइड्रोजन बॉन्ड की स्ट्रेंथ बढ़ेगी, तो अपने आप ही बोलो क्या होगे, जो पेज पहले इतना खुला हुआ था वो पेज आपका थोड़ा कम खुलेगा। समझ में आ गया क्या बच्चों? अरे मॉलिक्यूल पास पास आएंगे तो पेज जो है वो आपका कम खुलेगा ना। बोलो बच्चों, समझ में आ गया? तो एंगल क्या हो जाएगा आपका, डिक्रीज हो जाएगा बच्चों। अब मुझे एक चीज बताओ, जैसे हमारे पास एक तो बच्चों ये है, ठीक है, और एक हमारे पास ये है बच्चों, बॉन्ड लेंथ L1 है, यहाँ बॉन्ड लेंथ L2 है। बताओ बच्चों, L1 और L2 में क्या रिलेशन होगा, कौन बताएगा आप में से? L1 और L क्या रिलेशन होगा, कौन बड़ा होगा कौन छोटा होगा? बोलो भाई। देखो बच्चों सुनो, वेरी गुड। देखिए यहाँ पर जो L1 है ना, L1 ग्रेटर देन L2 होगा, ठीक है ना? L1 ग्रेटर देन L2 होगा। रीजन समझो, देखो वैसे तो मैंने आपको एक बहुत अलग सा फंडा बताया था इसको समझाने के लिए। देखो एक बात बताओ बच्चों, यहाँ H प्लस होगा, O माइनस होगा, होगा, H प्लस होगा, O माइनस होगा। इधर देखो, F और O में किसकी एन ज्यादा होती है बच्चों? F और O में से F की होती है, तो F माइनस, ये प्लस, ये माइनस, ये प्लस। अब मुझे बताओ, एक जगह ऑक्सीजन है -1 वाला, एक जगह है ऑक्सीजन +1 वाला, किस ऑक्सीजन का साइज बड़ा होता है, -1 वाले का या +1 वाले का? ये तो कंफर्म है ना, साइज तो -1 वाले का बड़ा होगा। अब मुझे बताओ बच्चों, जब साइज -1 वाले का बड़ा है तो बॉन्ड लेंथ भी उसी की बड़ी आएगी कि नहीं आएगी? बोलो, साइज जब -1 वाले का बड़ा है तो बॉन्ड लेंथ भी उसकी बड़ी आएगी कि नहीं आएगी? बोलो, आ गया? ये बात समझ में आ गई बच्चों? सबको क्लियर है?
पक्का? ठीक है ना? ओके बच्चों, तो बेटा ये हाइड्रोजन टॉपिक तो आपका खत्म हो गया, ठीक है ना? हाइड्रोजन टॉपिक हमने कर दिया खत्म, ठीक है। अब अपन चलते हैं बच्चों, नया टॉपिक लेते हैं पी ब्लॉक, ठीक है ना? अपन नया टॉपिक ले रहे हैं बच्चों, पी ब्लॉक। अच्छा, आपको पता है आपके कितने चैप्टर हो गए बच्चों, बताओ? देखो, सबसे पहला आपका सम बेसिक कंसेप्ट्स, उसके बाद अपन ने पढ़ा था बच्चों एटॉमिक स्ट्रक्चर, पीरियोडिक टेबल, केमिकल बॉन्डिंग, स्टेट ऑफ मैटर, है ना, केमिकल इक्विलिब्रियम, आयोनिक इक्विलिब्रियम, रिडॉक्स रिएक्शन पढ़ा है बच्चों, ठीक है ना? और आपका हाइड्रोजन, टोटल 9 टॉपिक अपन अभी तक कवर कर चुके हैं। अपन एंट्री मार रहे हैं टॉपिक नंबर 10 के अंदर, है ना? ये जो मैंने टॉपिक काउंट करवाए ये मैं आपको सारे करवा चुका हूँ। 10 में अपनी एंट्री हो रही है बच्चों, ठीक है ना? इसके बाद बचेगा आपका एस ब्लॉक, थर्मोडायनेमिक्स और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इतना ही पार्ट अब आपका बचने वाला है ना? ठीक है ना? तो आराम से करेंगे अपन, क्योंकि टाइम अभी काफी दिया हमें। चलो बच्चों, बात करते हैं पी ब्लॉक की। तो बच्चों, पी ब्लॉक की जनरल डेफिनेशन बता सकते हो क्या आप? पी ब्लॉक की जनरल डेफिनेशन बता सकते हो? किनको पी ब्लॉक एलिमेंट बोलते हैं, बताओ बच्चों, बोलो। पी ब्लॉक एलिमेंट्स किनको बोला जाता है? देखो, इलेक्ट्रॉन अगर आपका किस में एंटर करे, लास्ट इलेक्ट्रॉन पी ऑर्बिटल में एंटर करे, है ना? याद करो बच्चों, पीरियोडिक टेबल याद कीजिए। देखिए बच्चों, मैं क्या बोलूंगा, एलिमेंट्स इन विच लास्ट इलेक्ट्रॉन enters in p orbital of valence orbit, ठीक है ना? हम क्या कहते हैं कि ऐसे एलिमेंट्स जिसमें लास्ट इलेक्ट्रॉन आपके वैलेंस, है ना, वैलेंस ऑर्बिट के पी ऑर्बिटल में एंटर करें, ठीक है? अच्छा, एक बात बताओ बच्चों, अगर मैं आपसे पूछूं कि भैया जो पी सब सेल है, जानते हो पी सब सेल को? तो पी सब सेल में कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं बच्चों? पी सब सेल में 6 इलेक्ट्रॉन आते हैं ना? अरे पी में 3 ऑर्बिटल होते हैं तो 6 इलेक्ट्रॉन आते हैं। तो मुझे बताओ, अगर 6 इलेक्ट्रॉन आते हैं तो इसमें आपको पता होगा इसमें टोटल 6 ग्रुप है बच्चों। 6 ग्रुप आपके कहां से कहां है, याद करो। ग्रुप नंबर 13, 14, 15, 16, 17 और 18। अब देखो बच्चों, ये जो 2 ग्रुप है ना, ये 2 ग्रुप तो आप अभी पढ़ेंगे 11th के अंदर, ठीक है? और बचे हुए ये 4 ग्रुप जो हैं वो आप पढ़ोगे 12th के अंदर, ठीक है ना? ये बाकी बचे हुए 4 ग्रुप आप पढ़ोगे 12th के अंदर। टोटल 6 ग्रुप है, या 3rd ए, 4th ए, 5th ए, 6th ए, 7th ए, है ना? और फिर 0 ग्रुप है बच्चों। अच्छा, फिर बताओ, अगर मैं आपसे पूछूं कि जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बताओ, इसका जनरल कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा बच्चों? ये लिख सकता हूं क्या बच्चों? NS2 NP126, बोलो बच्चों। अरे ऐसा लिख सकते हैं, पढ़ाया है ना मैंने पीरियोडिक टेबल के अंदर भाई लोगों, पढ़ाया है ना? अब देखो बच्चों सुनो, अगर मैं आपसे एक बात बोलूं बच्चों, ठीक है? ये पढ़ा रखा है बेटा, आप ध्यान दीजिए, सब कुछ पढ़ा रखा है मैंने, ठीक है ना? अभी हमें सिर्फ 2 ग्रुप डिस्कस करने हैं। कौन कौन से 2 ग्रुप डिस्कस करेंगे अपन? 13 एंड 14, बोरोन फैमिली एंड कार्बन फैमिली, ठीक है? अब देखो बच्चों सुनो, होता क्या है, देखो, जैसे अगर मैं 3rd ए ग्रुप की बात करूं, ठीक है, 4th ए ग्रुप की बात करूं, या ग्रुप 13 एंड ग्रुप 14, ये मेरे पास देखिए, ये है। अब देखो बच्चों सुनो, होता क्या है, बताओ, 3rd ए ग्रुप का पहला एलिमेंट कौन है, बताओ? 3rd ए ग्रुप का पहला एलिमेंट कौन है? बोरोन है ना? और 4th ए का पहला एलिमेंट कौन है? 4th ए का पहला एलिमेंट कार्बन है। अब होता क्या बच्चों कि हर ग्रुप का जो फर्स्ट एलिमेंट है ना, हर ग्रुप का जो फर्स्ट एलिमेंट है
वो रिमेनिंग सारे एलिमेंट से कुछ अलग होता है ना। जो पहला एलिमेंट है ना, ठीक है ना, वो हमेशा दूसरों से अलग होता है ना बच्चों, सही होगा। मान लीजिए जैसे अगर आपने बोला ना कि भैया टेस्ट क्रिकेट में जिसने पहला रन बनाया होगा तो उसका नाम बोलो रिकॉर्ड बुक में है कि नहीं है। अगर किसी ने पहली गेंद फेंकी होगी, पहला विकेट लिया होगा, होता है ना। अब कोरोना में अगर किसी ने पहली वैक्सीन लगाई होगी तो वो भी होगा कि कोरोना के कारण पहले किसी को कोरोना हुआ, तो वो भी सबको पता है। तो पहला जो होता है सबसे अलग होता है कि नहीं होता। पहला जो होता है वो सबसे अलग होता है बच्चों। अब देखो, तो हम क्या कह रहे हैं कि हर ग्रुप का जो फर्स्ट एलिमेंट है उसकी प्रॉपर्टीज अपने ग्रुप के अदर एलिमेंट से क्या होगी, अलग होगी बच्चों। होगी कि नहीं होगी, होगी बच्चों। तो देखो क्या लिख रहा हूं मैं, पॉइंट ध्यान से सुनना, है ना, कि फर्स्ट एलिमेंट ऑफ ईच ग्रुप represents some different behavior in comparison to other elements of same group, ठीक है, ड्यू टू फॉलोइंग रीजन, ठीक है ना। ये बच्चों जो अभी अपन रीजन डिस्कस करेंगे उनको थोड़ा सा आप अच्छे से समझने की कोशिश करना, क्योंकि ये आपके बाद में भी काम आएंगे बच्चों। ये जो मैं अभी आपको बता रहा हूं ये आपके बाद में भी काम आएंगे, ठीक है ना। इनको सुनना ढंग से। देखिए बच्चों कैसे, सबसे पहले बताओ बच्चों, जो सबसे पहला एलिमेंट होगा मैं कह सकता हूं उस ग्रुप का वो सबसे छोटा एलिमेंट हुआ। बोलो बच्चों, जो ग्रुप का पहला एलिमेंट है उसका सबसे छोटा साइज हुआ, तो मैं कह सकता हूं बच्चों, देखो सुनो, उसका हुआ स्मॉलेस्ट साइज हुआ बच्चों। अब बताओ, अगर उसका साइज स्मॉलेस्ट है, कंफर्म साइज छोटा हो गया, तो क्या मैं ऐसा कह सकता हूं कि छोटे साइज वाले में से इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल होगा। छोटे साइज वाले में से इलेक्ट्रॉन को निकालना मुश्किल होगा, तो मैं ये कह सकता हूं कि उसकी जो ईएन होगी, सॉरी आयोनाइजेशन एनर्जी होगी, हाई आयोनाइजेशन एनर्जी या आईपी कह सकता हूं, आयोनाइजेशन एनर्जी ज्यादा होगी। अच्छा, क्या मैं ऐसा कह सकता हूं कि हाई इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी, बोलो बच्चों, उसकी ईएन भी ज्यादा होगी ना। बोलो बच्चों, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी भी ज्यादा होगी, होगी ना। अब बताओ अगर डाउन द ग्रुप जाने पर ईएन कम होती जाती है तो ऊपर वाले की सबसे ज्यादा होगी, होगी बच्चों। फिर देखो, आपने देखा होगा बच्चों एक खास बात कि जो जनरली जो ये फर्स्ट एलिमेंट है वो कौन से पीरियड में आते हैं बच्चों, सेकंड पीरियड में। सेकंड पीरियड में आते हैं कि नहीं आते बच्चों। अब सेकंड पीरियड के जो एलिमेंट्स हैं उनके पास कोई भी एम्प्टी डी ऑर्बिटल नहीं है, नहीं है ना बच्चों। सेकंड पीरियड वाले एलिमेंट्स के पास डी होता है क्या, सेकंड पीरियड एलिमेंट्स के पास डी होता है क्या, नहीं होता ना। तो अपन क्या बोलेंगे बच्चों कि absence ऑफ एम्प्टी डी ऑर्बिटल। बोलो बच्चों, ये पहले जो मैंने लॉजिक लिखे, जो पॉइंट्स लिखे, समझ में आ गए। अब इनका देखो इफेक्ट समझाता हूं मैं। मुझे एक बार बताओ, अपन बोल सकते हैं कि जैसे देखो बेटा, आपने पढ़ा होगा कि BF6 -3, ठीक है बच्चों, CF6 -2, ठीक है ना। फिर देखो NCl5, ठीक है, OF4, OF6, ये कभी नहीं बनते ना बच्चों। ये कभी आपने बनते हुए देखेगा, नहीं बनते ना। जबकि देखो बच्चों ये बनते हैं, AlF6 -3, SiF6 -2, PCl5, SF4, SF6, ये सारे बनते हैं। बनते हैं कि नहीं बनते बच्चों, बनते हैं क्या। बोलो बच्चों, ये बनते हैं। अब एक चीज बताओ, देखो बच्चों आप ध्यान दीजिए, बोरोन, कार्बन,
नाइट्रोजन, ऑक्सीजन। ये मैंने आपको क्या बोला, ये सारे के सारे कौन से पीरियड के एलिमेंट है? बोलो बच्चों, सेकंड पीरियड के एलिमेंट है। सेकंड पीरियड एलिमेंट के पास आपको पता है कितने ऑर्बिटल होते हैं? मैक्सिमम 4 ही ऑर्बिटल होते हैं ना, 2s और 2p, s का 1, p के 3, दोनों को मिला के कितने हो गई? दोनों को मिला के 4 ऑर्बिटल हो गए क्या? 2s और 2p, एक s का, p के 3, टोटल 4 ऑर्बिटल हो गए। तो मैक्सिमम कितने बॉन्ड बना पाते हैं? याद करो, सेकंड पीरियड वाले 4 बना पाते हैं ना? बोलो बच्चों, 4 ही बना पाते हैं ना, इससे ज्यादा नहीं बना पाते। अब देखो बच्चों, आगे की बात करें तो एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, ये जो है यहाँ क्या बच्चों, देखो सुनो, यहाँ अगर मैं बोलूं कि देखो बच्चों, ये एल्यूमिनियम है, सिलिकॉन है, फास्फोरस है, सल्फर है, ठीक है ना, क्लोरीन है, ये अगर अपन बात करें तो ये बच्चों क्या है? ये थर्ड पीरियड एलिमेंट है बच्चों। और थर्ड पीरियड एलिमेंट के पास तो आपको पता होगा बच्चों 3s, 3p और 3d भी आ जाता है, ना बच्चों? समझ में आई बात? उनके पास ऑर्बिटल बहुत अच्छे भले पड़े होते हैं, 9 ऑर्बिटल हो गए टोटल, तो वो आराम से बॉन्ड बना पाते हैं बच्चों। क्लियर है सबको? ये बात सबको समझ में आ गई? अच्छा, आगे देखो बेटा, सुनो, जैसे आप लोगों ने पढ़ा होगा कि देखो बेटा, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड बनता है, कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड बनता है ना? एक मिनट, बनता है बच्चों। फिर नाइट्रोजन नाइट्रोजन ट्रिपल बॉन्ड भी बनता है, ऑक्सीजन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड बनता है, कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, कार्बन ट्रिपल बॉन्ड नाइट्रोजन, ये बॉन्ड बनते हैं ना बच्चों? बोलो, ये बॉन्ड बनते हुए देखे आप लोगों ने? अच्छा, अगर आप थोड़ा सा ध्यान दो ना, तो ये सारे के सारे सेकंड पीरियड के एलिमेंट है ना बच्चों? अब देखो, इन्हीं के ठीक नीचे चलते हैं, कार्बन के ठीक नीचे सिलिकॉन होता है, सिलिकॉन सिलिकॉन डबल बॉन्ड, सिलिकॉन सिलिकॉन ट्रिपल बॉन्ड, है ना, फॉस्फोरस फॉस्फोरस ट्रिपल बॉन्ड, सल्फर सल्फर। क्या कभी आपने, एक मिनट बेटा, क्या आपने कभी इनको इस तरह के बॉन्ड बनाते हुए देखा है? बोलो बच्चों, ये इस तरह के बॉन्ड बना पाते हैं क्या? आप केमिकल बॉन्डिंग का नॉलेज यूज लीजिए। क्यों नहीं बना पाते बच्चों? थर्ड पीरियड वाले क्यों नहीं बना पाते? याद कीजिए, क्यों नहीं बना पाते? क्योंकि बच्चों इनका साइज बड़ा होता है ना? सेकंड पीरियड का साइज क्या होता है? छोटा होता है। आपको मैंने एक इस तरह से बोला था कि देखो बच्चों, जब पाई बॉन्ड बनाना होता है ना, तो क्या होता पड़ता है, एक दूसरे के गले लगना पड़ता है, ऐसे लगना पड़ता है ना, लगना पड़ता है बच्चों। अब बताओ, गले इजीली कौन लग पाएगा जिसका साइज छोटा है? अगर किसी को झप्पी देनी है तो बोलो, छोटे साइज वाला आराम से हो सकता है। अब किसी की तोंद आगे निकली हुई हो तो क्या वो गले मिल सकता है, मोटा ताजा हो तो? बोलो बच्चों, अरे समझ में आया? तो हम क्या कहते हैं बच्चों, क्या देखो, ड्यू टू स्मॉल साइज सेकंड पीरियड एलिमेंट्स कैन फॉर्म मल्टीपल बॉन्ड विद इफेक्टिव ओवरलैपिंग। ठीक है बच्चों? वो क्या करती है बच्चों? इफेक्टिव ओवरलैपिंग करते हैं, और इफेक्टिव ओवरलैपिंग करके क्या करते हैं? वो आराम से मल्टीपल बॉन्ड बना पाते हैं। थर्ड पीरियड वाले ऐसा नहीं करते, पता है ना बच्चों? अरे ऐसा पढ़ाया है मैंने आप लोगों को, याद कीजिए, ये चीज मैं पढ़ा चुका हूं, ठीक है ना? केमिकल बॉन्डिंग में चेक करना। अब देखो बेटा सुनो, नेक्स्ट बात अगर मैं आपसे पूछूं, नेक्स्ट अगर मैं बोलूं, मैंने हेडिंग डाली बच्चों, इनर्ट पेयर इफेक्ट, ठीक है ना? ये बच्चों काफी इंपॉर्टेंट है, पढ़ा भी होगा आप लोगों ने इनर्ट पेयर इफेक्ट। इसको बहुत अच्छे से समझ लेना, क्योंकि बहुत काम आता है, ये बहुत ज्यादा काम आता है, आप लोगों को पता ही होगा वैसे तो। अब देखो बेटा सुनो, अगर जैसे मैं बात करता हूं थर्ड ए, दैट इज ग्रुप नंबर 13, ठीक है? तो देखो इसमें कौन कौन से एलिमेंट है बच्चों? बोरोन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम और थेलियम है बच्चों। इस तरह से देखो बच्चों, बात करते हैं अपन फोर्थ ए में, याद कीजिए, कार्बन
सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन और पीबी, यही है बच्चों। अच्छा बताओ, थर्ड ए वाले का अगर मैं आपसे पूछूं कि जनरल कॉन्फ़िगरेशन क्या हुआ, NH2 NP1, इसका क्या हुआ, NH2 NP2 हुआ। तो मुझे एक बार बताओ बच्चों, थर्ड ए वालों के वैलेंस ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन हुए, थर्ड ए वालों के वैलेंस ऑर्बिट में 3 हो गए क्या, हो गए। तो इनकी कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट आती है बच्चों +3, ठीक है। फोर्थ ए वालों के वैलेंस ऑर्बिट में कितने, फोर्थ ए वालों के वैलेंस ऑर्बिट में 4 है, तो इनकी आई +4 आई बच्चों। अब देखो लफड़ा क्या होता है कि जैसे जैसे अपन इस ग्रुप में नीचे की तरफ शिफ्ट होते गए, है ना, जैसे जैसे अपन इस ग्रुप में नीचे की तरफ शिफ्ट होते गए, तो क्या हुआ बच्चों, देखो आपने देखा होगा बच्चों कि जो स्टेबिलिटी है, स्टेबिलिटी ऑफ +3 ऑक्सीडेशन स्टेट, वो तो बच्चों डिक्रीज करती गई, है ना, एंड स्टेबिलिटी ऑफ +1 ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ती गई। कैसा पढ़ा था आप लोगों ने, याद करो, पढ़ाया था मैंने आप लोगों को। इसी तरह से देखो बच्चों इधर क्या हुआ था, स्टेबिलिटी ऑफ +4 ऑक्सीडेशन स्टेट डिक्रीज करती गई एंड स्टेबिलिटी ऑफ +2 ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज करती गई। क्या ऐसा आप लोगों ने पढ़ा था बच्चों, याद करो, पढ़ा था ना, पढ़ा था। अब देखो बच्चों इसका रीजन बहुत ही सिंपल है, आप लोगों को पता होगा। जैसे अगर मैं इनका एटॉमिक नंबर लिखता हूं 31, 49 और ये है 81, है बच्चों। अब देखो बच्चों अगर आपको पता हो तो इस टीएल का अगर आप कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे तो लिखोगे बच्चों 6s2 6p1 और इसमें 4f आ चुका है ना। अरे 4f इलेक्ट्रॉन कब से भरने शुरू हो जाते हैं बताओ, 4f में इलेक्ट्रॉन कब से भरने शुरू हो जाते हैं बताओ बच्चों, 58 से स्टार्ट हो जाता है ना, 58 से आपके लेंथेनॉइड शुरू हो जाते हैं बच्चों, याद करो। इसी तरह से देखो बच्चों ये 82 वाला है, तो इसमें क्या होगा, इसमें थोड़ा सा पिक्चर को समझने की कोशिश करते हैं। तो 4f 40, 6s2 6p2 है बच्चों। अब एक चीज बताओ बच्चों, आपको याद है क्या, 4f ऑर्बिटल का जो शिल्डिंग इफेक्ट होता है वो बहुत ही पुअर होता है, क्या ऐसा मैंने किसी टाइम आपको समझाया था, ऐसा मैंने आपको किसी टाइम समझाया था बच्चों कि 4f ऑर्बिटल का शिल्डिंग इफेक्ट बहुत ही पुअर होता है बच्चों। अब जब शिल्डिंग इफेक्ट बहुत ही पुअर होता है तो आपको पता है कि न्यूक्लियस को ये रोक नहीं पाएगा। अब जब ये न्यूक्लियस को रोक नहीं पाएगा तो न्यूक्लियस क्या करता है बच्चों, इन 6s इलेक्ट्रॉन पर बहुत ज्यादा अपना क्या करेगा, दोष जमाएगी, ठीक है ना, बहुत ज्यादा इसके ऊपर कहेगा ये तो मेरे इलेक्ट्रॉन है, जाने ही नहीं दूंगा। तो बच्चों क्या होगा कि ये इन 2 इलेक्ट्रॉन को बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करने नहीं देगा, ब्लॉक कर देगा, है ना। मैंने अगर किसी को पकड़ के रख दिया इसका मतलब मैंने ब्लॉक कर दिया ना, अरे इसी को ब्लॉकिंग बोलते हैं। अब मुझे बताओ अगर 6s में मैं इलेक्ट्रॉन देखूं तो कितने इलेक्ट्रॉन है बच्चों बताओ, 6s में कितने इलेक्ट्रॉन है 2 इलेक्ट्रॉन है, वो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं कर रहे। 2 इलेक्ट्रॉन को मैं एक पेयर बोल सकता हूं, 2 इलेक्ट्रॉन को एक पेयर बोल सकता हूं जो बॉन्ड बनाने में पार्टिसिपेट कर नहीं रहे हैं, इसलिए मैंने इसको नाम दे दिया बच्चों इनर्ट पेयर इफेक्ट। क्या नाम दे दिया, इनर्ट पेयर इफेक्ट। बच्चों समझ में आया, अरे बोलो बच्चों समझ में आया। मुझे बताओ बच्चों इन दोनों में, इनसे ठीक ऊपर वालों में क्या इनर्ट पेयर इफेक्ट ऑब्जर्व होगा, आयन और टिन में इनर्ट पेयर इफेक्ट ऑब्जर्व होगा क्या बच्चों, बताओ क्यों नहीं हो रहा, क्यों नहीं हो रहा भाई, बताओ क्यों नहीं हो रहा। याद कीजिए आयन और टिन के अंदर एफ तो आया ही नहीं ना, एफ ऑर्बिटल तो आया ही नहीं ना बच्चों, ठीक है ना, क्योंकि याद कीजिए लेंथेनॉइड शुरू ही 58 से होते हैं, तो जब इनमें एफ है ही नहीं तो एफ वाला कोई पंगा ही नहीं है। तो समझ में आ गया बच्चों, बोलो, अरे ये बात समझ में आ गई। तो आपने क्या देखा बच्चों, ये वैसे पता है क्या, ये मैं आपको ऑलरेडी पढ़ा चुका हूं, ये मैं ऑलरेडी पढ़ा चुका हूं आपको, पीरियोडिक टेबल के अंदर चेक करना, आपको नोट्स में मिलेगी ये बातें। देखो बच्चों सुनो, मैं कहता हूं कि जो ये टीएल है, तो टीएल की एक तो है +3 स्टेट, एक है +1, ठीक है, एक है पीबी +4, पीबी +2, है बच्चों। बताओ टीएल की
+1 ज्यादा स्टेबल है, पीबी की +2 ज्यादा स्टेबल है कि नहीं बच्चों? ये मैंने लिखा इनका स्टेबिलिटी ऑर्डर। क्या लिखा बच्चों मैंने? स्टेबिलिटी ऑर्डर लिखा। अब मेरी बात को ध्यान से सुनना। एक बात है बच्चों, अगर कहीं पर भी TL+3 बना हुआ है, बना हुआ बच्चों, वो बहुत जल्दी TL+1 में कन्वर्ट होना चाहेगा क्या? बताओ। TL+3 TL+1 में कन्वर्ट होना चाहेगा ना? क्यों होना चाहेगा? क्योंकि आप ध्यान दीजिए, क्योंकि TL+3 स्टेबल नहीं है। तो बच्चों एक बात बताओ, इसका मतलब इसको 2 इलेक्ट्रॉन लेने पड़ेंगे। इस तरह से देखो बच्चों, ये Pb+4 है ना, को भी 2 इलेक्ट्रॉन लेने पड़ेंगे, ये इसमें जाएगा। एक बात बताओ बच्चों, जब ये खुद इलेक्ट्रॉन ले रहे हैं, है ना, तो इनका क्या हो रहा है? रिडक्शन हो रहा है ना। जब ये खुद इलेक्ट्रॉन ले रहे हैं तो इनका रिडक्शन हो रहा है। तो ये काम किसकी तरह कर रहे हैं? इनका फंक्शन कौन सा हुआ? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हुआ, ऑक्सीडेंट का काम हुआ। बोलो बच्चों, क्या ये ऑक्सीडेंट का काम कर रहे हैं? तो मैं ऐसा कह सकता हूं कि TL+3 एंड Pb+4 है ना, विल एक्ट एज ऑक्सीडेंट। बोलो बच्चों, ये बात सबको समझ में आ गई? TL+3 एंड Pb+4 विल एक्ट एज ऑक्सीडेंट। और ऑक्सीडेंट भी कैसे? स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडेंट। ध्यान रखना। अब मुझे एक बात बताओ बच्चों, ये तो चलो इनकी बात कर ली हमने। एक चीज बताइए, अगर मेरे पास ये Sn+2 है और Sn+4 है, ठीक है बच्चों, तो मुझे बताओ Sn+2 और Sn+4 में से ज्यादा स्टेबल कौन है? बताओ भैया, Sn+2 और Sn+4 में से 4 है ना? जो, क्योंकि याद होगा Sn के केस में इनट पेयर इफेक्ट लगता नहीं है, नहीं लगता ना बच्चों। इनके केस में इनट पेयर इफेक्ट नहीं लगेगा ना, नहीं लगेगा ना बच्चों? अरे समझ में आया क्या? तो इसका मतलब ये हो गया कि Sn बहुत जल्दी क्या होगा? कन्वर्ट होना चाहेगा, कन्वर्ट होना चाहेगा ना? बोलो बच्चों। तो मुझे बताओ, यहां टिन क्या कर रहा है? टिन का हो रहा है बच्चों, देखो ऑक्सीडेशन हो रहा है क्या? तो अगर इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, ठीक है, तो ये काम किसकी तरह करेगा? ये रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम करेगा, है ना। तो मैं क्या बोलूंगा कि Sn+2 विल एक्ट एज, बोलो, रिडक्टेंट। क्या ये बात आपके दिमाग में बैठ गई बच्चों? बोलो, अच्छे से बैठ गई? अब देखो बेटा सुनो, अगर मैं आपसे एक बात बोलता हूँ, देखो बच्चों, जैसे मेरे पास है PbCl4, ठीक है, मैं इसको थोड़ा सा हीट करता हूं, है ना, PbBr4, ठीक है बच्चों, है ना, मैंने PbO2 लिया, ठीक है बच्चों। अब अगर अपन इनको थोड़ा सा हीट कर देना तो क्या हो जाएगा बच्चों? बताओ, याद करो बच्चों, ये Pb4 क्या होता है? टूट जाएगा बच्चों। PbCl2 Cl2, PbBr2 Br2, PbO2 PbO एंड हाफ O2। ऐसा होता है ना बच्चों? याद आया क्या? बोलो बच्चों, याद आया सबको? ये बात सबको समझ में आ गई बच्चों? बोलो। तो अब देखो बच्चों, अपन क्या बोलेंगे कि केस ऑफ TL एंड PB, 4f orbital is present due to Uverest shielding effect of f orbital, nuclear attraction increases on वैलेंस s इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है ना। वैलेंस s इलेक्ट्रॉन पर क्या होगा? न्यूक्लियर अट्रैक्शन बढ़ जाएगा। नाउ s इलेक्ट्रॉन्स become inert, it means they
डू नॉट पार्टिसिपेट इन बॉन्डिंग। दिस इफेक्ट इज नोन एज इनट पेयर, है ना बच्चों। इस इफेक्ट से क्वेश्चन आते रहते हैं बच्चों एग्जाम में, ध्यान रख लेना। इस इफेक्ट से क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, थोड़ा ध्यान रखना बच्चों। अब देखो बेटा, अब पी ब्लॉक में आपको मैंने ये तो बता रखा है कितने मेटल हैं, कितने नॉन मेटल हैं, मेटल, नॉन मेटल, मेटलोइड, कितने गैसियस एलिमेंट है, कितने लिक्विड है, ये तो सारे बच्चों एक्सप्लेन किया हुआ है ना। पीरियोडिक टेबल में सारी चीजें बताई हुई है ना बच्चों, सबका कॉन्फ़िगरेशन, सबके नाम क्या है ना, निकोजन फैमिली, चेल्कोजन, हेलोजन, ये सब कुछ बताया है मैंने आप लोगों को। तो वो चीजें तो मैं बताऊंगा नहीं क्योंकि बता चुका, ये भी वेल अभी जो मैंने पढ़ाया है ना वो सारा कुछ बताया हुआ आप लोगों को, ठीक है ना। इसमें एक भी ऐसी चीज नहीं है जो मैंने बता नहीं रखी है, ठीक है ना। चलो अब अपन है ना सीधा एंट्री मारते हैं बच्चों ग्रुप 13 के अंदर, ठीक है ना। अपन चलते हैं बच्चों ग्रुप 13, ठीक है, दैट इज थर्ड ए, ठीक है बच्चों। ग्रुप 13 या थर्ड ए, आपको पता होगा इसका कॉमन नेम क्या होता है बच्चों, ग्रुप 13 या थर्ड ए का, इसको बोलते हैं बच्चों बोरोन फैमिली। क्या बोलते हैं बच्चों, बोरोन फैमिली बोलते हैं। अब देखो बेटा सुनो, इसमें खास बात क्या है, देखिए सबसे पहले, है ना, सबसे पहले अपन लेते हैं बच्चों फैमिली मेंबर्स, ठीक है। तो फैमिली मेंबर्स में ये बच्चों मेरे पास, ठीक है, ये फैमिली मेंबर है बोरोन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम और थेलियम। अब देखो बच्चों सुनो, एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग बोरोन जो है वो क्या है, वो नॉन मेटल है बच्चों, ध्यान रखना। एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग बोरोन जो है वो नॉन मेटल है, एनसीईआरटी में इसको नॉन मेटल बता रखा है, ठीक है। अच्छा, बाकी ये चारों के चारों जो एलिमेंट है ये क्या है, ये मेटल है बच्चों, ठीक है ना। बाकी ये चारों के चारों जो हैं वो आपके मेटल है, ठीक है ना। अच्छा एक बात बताओ बच्चों, अगर मैं आपसे पूछूं कि नॉन मेटल के जो ऑक्साइड्स होते हैं जनरली किस नेचर के होते हैं, बताओ बच्चों। नॉन मेटल के ऑक्साइड्स जनरली किस नेचर के होते हैं, एसिडिक नेचर के होते हैं, ठीक है ना। तो देखो बच्चों सुनो, अब देखिए अगर मैं आपसे बात करूं, देखिए ऑक्साइड ऑफ बोरोन वो होते हैं बच्चों एसिडिक, ठीक है। फिर देखिए ऑक्साइड ऑफ एल्यूमिनियम एंड गैलियम वो होते हैं बच्चों एम्फोटेरिक, ठीक है ना, वो है एम्फोटेरिक नेचर के, ठीक है। और ऑक्साइड ऑफ इंडियम और थेलियम वो होते हैं बच्चों बेसिक नेचर। ऐसा आपको पता होगा ना बच्चों, किसी भी ग्रुप में जैसे जैसे अपन डाउनवर्ड चलते हैं मेटलिक कैरेक्टर राइज होते हैं, ये तो पता होगा ना। किसी भी ग्रुप में अपन डाउनवर्ड चलते हैं तो मेटलिक कैरेक्टर बढ़ते हैं ना, बोलो बच्चों मेटलिक कैरेक्टर बढ़ते हैं ना, बोलो, ठीक। चलिए अब देखो बच्चों सुनो, अगर अपन कुछ जनरल पॉइंट्स की बात करें, जनरल पॉइंट्स की अगर मैं आपसे बात करूं तो देखो बेटा क्या होता है, देखिए सबसे पहले बात बोरोन की कर लेते हैं। तो बोरोन के मामले में क्या खास बात है, बोरोन जो है ना बच्चों, इसकी स्ट्रक्चर जो होती है ना, देखिए इसकी स्ट्रक्चर है जाइंट 3D स्ट्रक्चर है बच्चों इसकी, ठीक है ना। ये बच्चों क्या करता है, आपकी कॉम्प्लेक्स जाइंट 3D स्ट्रक्चर रखता है बच्चों, ठीक है ना। इसकी स्ट्रक्चर जो होती है वो बहुत ही कॉम्प्लेक्स है, बहुत ही लंबी चौड़ी स्ट्रक्चर होती है, ठीक है। और उसमें बच्चों क्या होता है, उसमें होती है बच्चों B12 यूनिट्स। अभी B12 यूनिट्स क्या है, थोड़ा सा मैं आपको है ना डायग्राम से बताने की कोशिश करता हूँ, एक मिनट रुको। देखो बच्चों ये कैसे हैं मैं आपको बताता हूँ, देखो बच्चों एक मिनट। बोरोन की स्ट्रक्चर देखना बच्चों, देखो बच्चों
ये बोरोन की स्ट्रक्चर है, ये इस तरह की स्ट्रक्चर होती है बच्चों, दिख रहा है? बोरोन की स्ट्रक्चर दिख रही है बच्चों? ये स्ट्रक्चर वैसे अपन पढ़ेंगे बच्चों सॉलिड स्टेट के अंदर, है ना, नेक्स्ट से 12th के अंदर आता है, इससे रिलेटेड बातें ये क्या कैसे होती है। तो अब आपको दिख रहा है बच्चों इसमें टोटल बोरोन के एक स्ट्रक्चर में कितने एटम नंबरिंग किए हुए, चेक करो, दिख रहा होगा 12 दिख रहे हैं। तो अब समझ में आ गया मैंने क्या लिखा है, B12 यूनिट, है ना। अब देखो ये बहुत सारी B12 यूनिट्स आपस में जुड़ी हुई है, दिख रहा है क्या, बहुत सारी B12 यूनिट्स। अच्छा ये 3D है कि नहीं है, बोलो बच्चों ये 3D है ना, एक लेयर में तो नहीं बनी हुई, तो कॉम्प्लेक्स है, स्ट्रक्चर काफी कॉम्प्लेक्स है ना। अगर आपको भी कोई कह दे कि भैया डायग्राम बनाओ इसका, तो इसका डायग्राम बनाना हमारे लिए इतना इजी नहीं होगा, मुश्किल होगा। तो लाइन समझ में आ गई, कॉम्प्लेक्स 3D स्ट्रक्चर लिखा था मैंने उसको, बोलो बच्चों समझ में आ गया। कॉम्प्लेक्स 3D स्ट्रक्चर है जिसमें कौन सी यूनिट मिलती है, B12 यूनिट मिलती है बच्चों, मिलती है, ठीक है ना। बोलो बच्चों समझ में आई बात, ठीक है। अब देखो बेटा सुनो, हमने बोला कि कॉम्प्लेक्स जाइंट 3D स्ट्रक्चर, ठीक है। आगे बात करते हैं बच्चों। अब देखिए बच्चों, जब किसी की स्ट्रक्चर कॉम्प्लेक्स होती है ना बच्चों, तो उसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज्यादा आता है, आपको पता है क्या। ऐसा एक एग्जांपल आपने कभी आपकी जिंदगी में आया हुआ है ऑलरेडी, डायमंड, डायमंड का पढ़ा है ना आप लोगों ने, याद होगा। डायमंड की भी आपने देखा होगा ना बच्चों, जाइंट स्ट्रक्चर होती है कॉम्प्लेक्स। तो डायमंड का आपको पता होगा बच्चों मेल्टिंग पॉइंट काफी ज्यादा होता है, डायमंड बड़ा हार्ड सब्सटेंस होता है, पता है क्या। डायमंड आपको पता है इस दुनिया का सबसे हार्डेस्ट सब्सटेंस माना जाता है, ठीक है ना। तो देखो बच्चों, अपन क्या बोलेंगे कि इट हैज वेरी हाई मेल्टिंग पॉइंट, इसका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है MP, मेल्टिंग पॉइंट होता है वो काफी हाई होता है। समझ में आ गया रीजन, इसका रीजन समझ में आ गया बच्चों। अरे इसका मेल्टिंग पॉइंट हाई क्यों है, क्योंकि इसकी कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है, ठीक है बच्चों। अब देखो बेटा एक बात और सुनो, है ना, अपन क्या बोलेंगे, इट रिप्रेजेंट्स एलोट्रोपिज्म। एलोट्रोपिज्म समझते हो बच्चों, पढ़ेंगे अपन इसी चैप्टर में एलोट्रोपिज्म। कार्बन के एलोट्रोप्स होते हैं बच्चों, डायमंड, ग्रेफाइट, फुलरिन पढ़ा होगा आप लोगों ने, है ना, एलोट्रोप्स पढ़े होंगे ना बच्चों कार्बन के आपने, ठीक है ना। तो ये एलोट्रोपिज्म रिप्रेजेंट करते हैं। अच्छा अब देखो अपन क्या बोलेंगे बच्चों, बोरोन हैज 2 आइसोटोप्स। कितने आइसोटोप्स होते हैं बोरोन के, 2 होते हैं बच्चों, देखो कौन कौन सी, बोरोन 510, बोरोन 511, ये इसके 2 आइसोटोप होते हैं बच्चों, ठीक है ना। अब देखो बच्चों सुनो, ये क्या करते हैं बच्चों, आपको याद है क्या, बोरोन जो है ना, बोरोन की जो रोड्स हैं, बोरोन रोड्स, ठीक है, ये किस में काम आती है बच्चों, याद है क्या, कंट्रोलिंग रोड्स इन न्यूक्लियर रिएक्टर, ठीक है ना बच्चों। न्यूक्लियर रिएक्टर के अंदर इनको न्यूट्रॉन की स्पीड को कंट्रोल करने में काम आता है बच्चों, ठीक है। फिर देखो बच्चों नेक्स्ट क्या, कि ये क्या होता है, ये काफी हार्ड हार्ड है बच्चों, वेरी हार्ड एंड लाइट एलिमेंट, ज्यादा भारी थोड़ी ना। अरे बोलो बच्चों बोरोन ज्यादा हैवी थोड़ी ना, बोरोन का देखो मास देखो क्या है, 11 या 10 इतना ही था ना, तो काफी हल्का है, लेकिन है बहुत हार्ड है। तो आपको पता है क्या बच्चों, इसका यूज अपन क्या कर सकते हैं, इसलिए इसका यूज क्या करते हैं, इट इज यूज्ड इन द मेकिंग ऑफ वेरियस पार्ट्स ऑफ एरोप्लेन, ठीक है ना। तो एरोप्लेन में आपको एक तो लाइट एलिमेंट चाहिएगा ना बच्चों, बताओ एरोप्लेन के केस में लाइट एलिमेंट चाहिएगा कि नहीं चाहिएगा, चाहिएगा ना, है ना। और वो स्ट्रॉन्ग भी होना चाहिए ना, मजबूत होना चाहिए ना, बोलो बच्चों। तो बोरोन में वो दोनों खास बातें हैं, बोरोन में वो दोनों खास बातें हैं बच्चों, ठीक है। फिर देखो बच्चों, बात अगर एल्यूमिनियम की करें, तो आपको पता होगा बच्चों एल्यूमिनियम क्या है बच्चों, बताओ, मोस्ट अबंडेंट
है ना, मोस्ट अबंडेंट मेटल इन अर्थ क्रस्ट, पता है क्या, ये अर्थ क्रस्ट में मिलने वाली सबसे ज्यादा मेटल है ना बच्चों। अच्छा, अब वो पता है क्या बच्चों, गैलियम जो होता है वो आपका क्या है, लिक्विड मेटल है अबव रूम टेम्परेचर पर, है ना, अबव रूम टेम्परेचर, ठीक है ना। आपको पता होगा बच्चों गैलियम की बात क्या, देखो बच्चों गैलियम का बच्चों मेल्टिंग पॉइंट होता है 30 डिग्री सेल्सियस और इसका बॉइलिंग पॉइंट है बच्चों लगभग ये, ठीक है। आप बताओ ये बीच वाला डिफरेंस बहुत लंबा चौड़ा है ना, मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट के बीच में बहुत लंबा चौड़ा डिफरेंस है, चेक करो। तो इस इतने बड़े टेम्परेचर में ये किस फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा, इस टेम्परेचर रेंज में किस फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा, लिक्विड फॉर्म में करेगा ना, बोलो बच्चों। तो अगर वो लिक्विड फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा है इसका मतलब मैं क्या कर सकता हूं, मैं कह सकता हूं बच्चों गैलियम कैन बी यूज्ड इन हाई टेम्परेचर थर्मोमीटर, है ना, कर सकते हैं ना, क्योंकि इतने टेम्परेचर तक वो क्या होगा आपका वेपर फेज में नहीं आएगा ना। क्या वाटर का यूज कर सकते हैं बच्चों, बोलो बच्चों, क्या वाटर का यूज कर सकते हैं, नहीं कर सकते ना, वाटर का तो बहुत ही कम है बच्चों, 100 डिग्री सेल्सियस पे क्या आ जाएगा, वो वेपर फेज में आ जाएगा, तो पंगा हो जाएगा। आगे बात सुनो बच्चों, अब देखो बेटा सुनो, गैलियम की एक खास बात और है, वो ध्यान रखना, क्या होता है बच्चों कि वॉल्यूम ऑफ सॉलिड फेज, ठीक है ना, वो ज्यादा होता है बच्चों वॉल्यूम ऑफ लिक्विड फेज से। ऐसा हमने बच्चों याद करो, ये वाटर में पढ़ा था क्या, आइस का वॉल्यूम बच्चों याद करो, पढ़ा था ना। तो सिमिलर टू वाटर गैलियम में भी कुछ ऐसी पिक्चर आती है, सिमिलर टू वाटर गैलियम में भी कुछ ऐसी पिक्चर आती है बच्चों, ठीक है ना। अच्छा, क्या होता है गैलियम के अंदर, क्या होता है बच्चों, Ga2 मॉलिक्यूल्स आर फाउंड, ठीक है ना। गैलियम के स्ट्रक्चर में कौन से मॉलिक्यूल मिलते हैं, Ga2, और बोरोन के स्ट्रक्चर में क्या मिल रहे थे बताओ, याद है क्या, बोरोन की स्ट्रक्चर में B12, है ना, ठीक है बच्चों। तो आज तो अपन इतना ही पढ़ेंगे, बाकी अपन कल लेते हैं बेटा, ठीक है, कल अपन कंटिन्यू करेंगे इसको।